हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट पढ़ा था, वहाँ पर फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है क्या उसका डिफिनेशन पढ़ा था, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब, उसका सीजीएस यूनिट होता है डिवाई। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पढ़ा था हम लोग एक्सियल लाइन, उसके बाद पढ़ा था इक्वाटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन के कारण, एक्सियल लाइन पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पढ़ा था। इक्वाटोरियल लाइन पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पढ़ा था। इसके बाद ना एक्सियल लाइन पर निकालना है, ना ही इक्वाटोरियल लाइन पर निकालना है। इसका मतलब दोनों लाइन को छोड़कर एनी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला था। आप लोग को पता होगा कि एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला था 2kp/r³। उसके बाद निकाला था, ये हो गया एक्सियल लाइन के का एक्सियल लाइन पर, ये हो गया इक्वाटोरियल लाइन पर। इक्वाटोरियल लाइन पर निकल कर आया था kp/r³। आप लोगों को पता होगा कि एक्सियल लाइन का जो वैल्यू आता है वो हमेशा इक्वाटोरियल लाइन के वैल्यू से आधा होता है, और नहीं तो ऐसा समझेंगे कि इक्वाटोरियल लाइन का जो वैल्यू आता, एक्सियल लाइन का जो वैल्यू आता है वो इक्वाटोरियल लाइन के वैल्यू से हमेशा डबल होता है। एक और पढ़े थे हम लोग एनी पॉइंट के लिए, तो वहाँ पढ़ा था kp/r³, और उसके बाद पढ़ा था √3 cos² θ +1। ये तीनों फार्मूला को अच्छे से आप डेरिवेशन कर लीजिएगा। आप अच्छे से इसको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो इस चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर नंबर वहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा और ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो पढ़ना है कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वहाँ पर क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करती है डायपोल के कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या वहाँ पर सिस्टम अलग हो जाता है क्या। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जो लेक्चर है वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का को ई से दिखा दिया गया है। इसके अंदर एक डायपोल रख दिया गया है -q और एक +q। आप लोग को पता होगा डायपोल का लेंथ कितना होता है 2a, तो यहाँ पर डायपोल B से लेकर C तक उसका डिस्टेंस जो है 2a है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। आप लोग को पता होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स जो लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग लगता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है तो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है तो फोर्स राइट साइड में लगता है। जैसा ही मान लिया जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है, तो एक तरह से एक स्पिनर के रूप में काम करता है डायपोल, और रोटेट करना स्टार्ट करता है, वो भी परपेंडिकुलर। जिस प्रकार से स्पिनर नचता है अंगुली के सहारे से, दोनों तरफ सेम मास होता है, वहाँ पर यहाँ पर सेम मास ना होकर सेम चार्ज होगा बट अपोजिट साइन होगा, परंतु इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जैसा ही स्पिनर को नचाया जाता है तो वहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। परपेंडिकुलर फोर्स लगने के कारण वो स्पिनर पर क्या होगा, टॉर्क होगा, और टॉर्क आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में 11 क्लास में, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो टॉर्क कहलाता है। वहाँ पर टॉर्क के बारे में आज हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल रख दिया गया है, उसका लेंथ है 2a, B और C के बीच का डिस्टेंस 2 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसा ही ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा
रोटेट जैसी करेगा, एक इधर फोर्स लगाएगा, एक इधर फोर्स लगाएगा। अर्थात मान लीजिए ये डायपोल है, ये फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स ऊपर लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि डायपोल रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा फोर्स लगने के कारण। जैसे ही रोटेट करेगा, रोटेट करते ही क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा और टॉर्क का वैल्यू निकल के आएगा पी ई साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो पी क्रॉस ई। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। इस जैसा ही कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसी का लैंग्वेज है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया डायपोल वो एक एंगल के साथ लगा रहा है थीटा एंगल, और थीटा एंगल एकांतर अंतःकोण से बराबर होगा। आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज डेट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस टू ए। दो को चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस है टू ए। फिर लिखा हुआ है इज पैलेस्ड, पैलेस्ड का मतलब रखा हुआ है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। फिर कह रहा है मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो थीटा एंगल के साथ कोण बना रहा है। तो चलते हैं। एक त्रिभुज बना, हम कंस्ट्रक्शन किए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ए से लेकर सी तक होगा। अब ए सी का वैल्यू निकालने के लिए हमको एक ट्रायंगल का निर्माण करना होगा। ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, यहाँ ट्रायंगल का रूल लगेगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसका निकालने के लिए वैल्यू ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा बराबर होता है ए सी बटा बी सी, क्योंकि ए सी का मतलब हुआ पी और बी सी का मतलब हो गया यहाँ पर एच। लंब बटा कर्ण हम लोग पढ़े थे, ये जो है इसके सामने वाला लंब कहलाएगा और लंब के सामने बड़ी भुजा कहलाएगा कर्ण। बड़ी भुजा 2a है, ये हो जाएगा आधार। तो ए सी का वैल्यू निकल के आएगा बी सी इंटू साइन थीटा। बी सी का वैल्यू हम लोग को पता है 2a है, 2a यहाँ पर रख दिया। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस चार्ज करंट फोर्स लग रहा है along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज करंट लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ ध्यान दीजिएगा द फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू होगा, प्लस क्यू क्यू ही लिख दिया। बी पॉइंट पर क्या लग रहा है फोर्स, यहाँ पर क्यू ही लग रहा है। ऑन द फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू एफ सी, यहाँ पर सिंबल से दिखा दिए माइनस क्यू ही हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब दो फोर्स लगने के कारण, दोनों चार्जों को फोर्स लगने के कारण ये डायपोल जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगा। रोटेट जैसे ही करेगा तो टॉर्क उत्पन्न होगा, और टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। दो चार्जों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में लगने वाले फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। और हम लोग फोर्स बराबर फार्मूला निकाल चुके हैं क्यू ई, ये पता होगा माइनस जो है डायरेक्शन का सिंबल दे रहा है। आगे चलिएगा तो यहाँ पर रख दिया क्यू ई, यहाँ पर बड़ा क्यू होगा, बड़ा चार्ज लिया क्यू तो बड़ा क्यू लेंगे। क्यू ई पुट कर दिया 2a साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल का आया। यहाँ पर 2a साइन थीटा तो 2a साइन थीटा रख दिया। उसके बाद q इंटू 2a, आप लोग को पता होगा फार्मूला कि हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं q इंटू 2a। यहाँ पर बड़ा भी q होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला पढ़े p बराबर q इंटू 2a, तो q इंटू 2a का p रख दिया और p e साइन थीटा निकल के आ गया। आप लोग को पता होगा मल्टीपल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर का कंडीशन स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हमेशा डॉट प्रोडक्ट में साइन कॉस का यूज किया जाता है और हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट में साइन का यूज किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। यहाँ पर ए के जगह पर P है और B के जगह पर E है, तो हमने लिखा PE साइन थीटा। तो PE साइन थीटा को हम P क्रॉस E भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन निकालना टॉर्क का तो स्क्रू रूल लगाएंगे, नहीं तो थंब रूल लगाएंगे, तो टॉर्क का डायरेक्शन निकल का जाएगा। अब यहाँ पर टाउ बराबर P क्रॉस E आया, तो यहाँ पर टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू भी पूछता है, मिनिमम कितना होगा, जीरो कब होगा, ये भी पता करना होगा। ध्यान दीजिएगा टॉर्क का दो स्पेशल केस बताया गया है। स्पेशल केस क्या होगा कि फर्स्ट स्पेशल केस है कि इफ़
इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक डायपोल देन द टॉर्क ऑन द डायपोल इज मैक्सिमम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब हुआ कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। मान यदि इसका डायरेक्शन दिखाया जाए, आप इसको ध्यान से कहीं पर नोट कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है इधर राइट साइड में। यदि डायपोल जो है ये परपेंडिकुलर इस प्रकार से हो जाए और नहीं तो परपेंडिकुलर इस प्रकार से हो जाए, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो दोनों के बीच में एंगल यदि परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो यही चीज़ लिखा हुआ मैक्सिमम पी ई साइन थीटा, थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो पी ई साइन थीटा 90 रख दिया, टॉर्क बराबर निकल कर गया पी ई। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए तो कि टॉर्क का ऑन द डायपोल पर टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन रहेगा पी ई साइन थीटा माइनस पी ई, कुछ भी रह सकता है। तो आप कन्फर्म बेहिचक क्या कीजिएगा, ऑप्शन को देखिएगा, टाउ बराबर क्या लिखा हुआ है पी ई, टॉर्क बराबर दिया हुआ रहेगा पी ई। आप ऑप्शन को जाकर चुन सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं और 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायपोल के पैरेलल हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायपोल हो जाए डायरेक्शन, और नहीं तो एंटी पैरेलल हो जाए। एंटी पैरेलल हो जाएगा तो थीटा का मान 180 डिग्री, पैरेलल हो जाएगा थीटा का मान 0 डिग्री। तो यही चीज़ दिखाया गया है 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख दिया। आप लोगों को पता होगा साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए नेट टॉर्क बराबर 0 होगा। यदि आप साइन 0 डिग्री का, फिर उसके बाद 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का ना मालूम होगा, तो आप इस फिंगर से बहुत अच्छे तरीक़ा से पहचान सकते हैं और याद कर सकते हैं। आज 5 फिंगर तुम्हारे सामने हैं, जो पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। यदि आपको 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा फिंगर पर, हमने छोटे वाले फिंगर को 0 डिग्री मान लिया, उसके बाद वाले फिंगर को 30 डिग्री मान लिया, उसके बाद वाले के फिंगर को 45 डिग्री, उसके बाद वाले को 60 डिग्री और उसके बाद वाले को 90 डिग्री। सबसे पहले 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दिया, हमने अंगुली को ढक दिया, तो कई अंगुली बचा, 4 अंगुली। 4 का वर्गमूल कितना होता है, आप लोग को पता होगा 2, और 2 ही से डिवाइड दे देना है, तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1। उसके बाद 60 का वैल्यू निकालना है, तो हमने 2 अंगुली को ढक दिया, तो आप लोग को पता होगा 3 अंगुली बच रहा है, और 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, पॉइंट में निकलता है, तो हम ऐसा ही छोड़ देंगे और वहाँ पर लिख देंगे √3 और बटा में कर देंगे 2। हमेशा 2 से डिवाइड करना है, चाहे 30 डिग्री का निकालना रहे, 45 डिग्री का निकालना है। ये सबसे स्मॉल ट्रिक है, एक तरह से मान लिया जाए, इसको ध्यान में रखिएगा। हमने क्या बोला पहला बार में कि 0 डिग्री स्मॉल एंगल का, स्मॉल फिंगर का होगा, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला वाला एंगल जो स्मॉल फिंगर है उसको 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हमने ये फिंगर को क्या कर दिया, ढक दिया। 4 फिंगर है, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। हमेशा 2 अंकों से डिवाइड करना है, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। उसके बाद 60 का वैल्यू निकालना है, 2 फिंगरों को ढक दिया, 3 फिंगर बचा, 3 का वर्गमूल कितना निकलता है √3 होगा, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद 2 फिंगर बचा, 45 का निकालना है, इसका वैल्यू 2 फिंगर बचा तो √2 होगा, और √2 भागा 2 होगा। तो आप इसको कट कर सकते हैं, √2 बटा √2 को ऐसे लिख सकते हैं, तो कटेगा तो बचेगा 1/√2। आप लोगों को पता होगा 1/√2 होता है। उसके बाद चलते हैं, हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, एक एंगल बचा, एक एंगल का 1 डिग्री, 1 स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है, मालूम होगा 1 होता है, उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। और उसके बाद लास्ट वाला फिंगर 0 डिग्री निकालना है, तो 0 के बाद कोई अंगुली नहीं बच रहा है, उसका वैल्यू 0 होगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 में कोई संख्या से डिवाइड देंगे उसका वैल्यू 0 होगा। उसके जस्ट अपोजिट करेंगे तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से इलेक्ट्रिक
डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत अच्छा लेक्चर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो लेक्चर है, इसके बाद का लेक्चर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था 5 नंबर के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड प्रूव इट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड प्रूव इट, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका परिभाषा क्या होता है, डिफाइन, और प्रूव भी करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना निकल कर आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन होता है, जो आने वाला लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान सुनिएगा, डिफिनेशन बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से एक बार और सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या होता है। इसका सिंबल जो होता है फाई, जो फाई का लेक्चर आने वाला वीडियो में अपलोड होगा, आप ध्यान दीजिएगा। एक बार बोल रहे हैं क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा इसी से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस वीडियो का लेक्चर जो होगा, जो अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।